हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर यादव दक्ष जीएस एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का सामान्य परिचय, बेसिक टॉपिक, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अभी आप लोग देखिए, इसमें भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मैप है जिसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपको देखना है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित देश है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा जो ये एशिया का एरिया है, इसके दक्षिण में हमारे भारत की अवस्थिति है, और यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो विषुवत रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसके ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है। तो मेरे भाई, इसके ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उसके बाद पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? ये एक और लाइन खींचा गया है जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पे है, जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। प्राइम मेरिडियन भी इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन। और ये जो लाइन है इसे बोलते हैं भाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। अब आप लोगों को ये बताएंगे, भारत की स्थिति लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर और 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप लोग समझिए क्या होता है। इसे एक नए स्लाइड पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। सभी लोग बिल्कुल अच्छा से ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इस बोर्ड पे ध्यान देंगे। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच जो समांतर लाइन खींची गई है, ये है 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। मतलब कहने का ये है इक्वेटर। और इस इक्वेटर के ऊपर जो ये इक्वेटर खींचा गया है, इसके ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे के भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया, जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं, आप लोग जो हम लोग को दिया गया है भारत की अवस्थिति, मुख्य भूमि की जो अवस्थिति है वो 8 डिग्री, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको भारत को मैं शो कर रहा हूँ। अगर ये भारत का मैप मैं शो कर रहा हूँ, तो मुख्य बिंदु भारत का जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर की तरफ है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और 37 डिग्री जो ये स्थिति है, ऊपर की स्थिति है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और 67 अपना जो देशांतरी विस्तार है, ये है आपका 67.67 डिग्री 8 मिनट। और इसके बाद का जो ये है 97 डिग्री 25 मिनट है, जो कि भारत की अवस्थिति को दर्शाता है। आप लोग यहाँ पे इस मैप के समझ,
मैप मैप से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो ये प्राइम मेरिडियन अपना है, ये प्राइम मेरिडियन भी इसको दो भागों में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। तो भाई ये पूर्वी देशांतर है और जो इधर वाला भाग है ये जो इधर का भाग है ये पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है। तो इसी वजह से भारत की जो अवस्थिति है ये कहाँ पे है, अगर आप देखेंगे भारत की स्थिति को तो ये उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। इसी वजह से उत्तर पूर्व दिशा में भारत की अवस्थिति को दिखाया गया। आप यहां से इस चीज को समझ सकते हैं क्यों भारत को उत्तर पूर्वी दिशा में बोला गया है। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के क्षेत्रफल का विस्तार है ये। भारत का जो मुख्य भूमि है उसके क्षेत्रफल का ये विस्तार बताया गया है। अब आप लोग इसमें देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए कि 3214 उत्तर से दक्षिण, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कहने का मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये जो ये है उत्तर है और जो ये है दक्षिण है। अच्छा, इसका निर्धारण कैसे किया गया, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं बता दूं इसका निर्धारण कैसे किया गया है। आप लोग बचपन से ये जानते होंगे, कभी भी आप लोग पूर्व की तरफ अगर आप लोग अपने फेस को करते हैं, इधर से सूर्य निकलता है सुबह सुबह, अगर आप पूर्व की तरफ अपने फेस को रखते हैं तो उसके ठीक पीछे पश्चिम होता है और आपके दाहिने हाथ के साइड, जो ये दायां हाथ है, दाहिना हाथ, इस दाहिने हाथ के साइड दक्षिण होता है और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। तो आप इस चीज से यहां भी देख सकते हैं। अगर ये इस डायग्राम को आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, तो इस डायग्राम में देखिए, अगर ईस्ट ये पूर्व है, इसकी तरफ मैंने अपना ईस्ट की तरफ अपना मैंने फेस किया, ईस्ट की तरफ मैंने अपना फेस किया, ठीक हमारे पीछे इधर देखिए क्या है भाई, पश्चिम है। और दाहिने हाथ, अगर इसको मैं ऐसे देखता हूं तो दाहिने हाथ की तरफ क्या है भाई, दक्षिण है और बाएं हाथ की तरफ क्या है, उत्तर है। तो यहां से भाई ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो भाई अब कभी भी आप लोग इस चीज को भूलिएगा नहीं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है भाई। जितने भी बच्चे बैठे हैं, क्या इन लोगों को सबको समझ में आ रहा है जो ये बता रहा हूं? शायद मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए भाई भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। भारत जो अपना ये भारत देश है, इसका क्षेत्रफल कितना है इसके बारे में जानेंगे कि इस जो भारत भूमि है इसका क्षेत्रफल मेरे भाई है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब एक बात और देखिए, जो ये क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, ये विश्व का कितने परसेंट है? तो मेरे भाई विश्व के अगर सारे देश को 100% माना जाए तो भारत का इसमें कितना है भाई, 2.4% ही है। और ये 2.4% के साथ भारत विश्व का कौन सा देश है मेरे भाई, ये सातवां सबसे बड़ा देश है। भूमि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ये चीज गलत है, भूमि क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान रखता है, ये कहा गया है। लेकिन मेरे भाई अब इस बात को गलत साबित कर दिया गया है, क्योंकि विश्व जनसंख्या कोष 2021 के तहत भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर आ चुका है। लगभग 1.7 अरब के साथ भारत अब विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया और सेकंड नंबर में चाइना अपने पोजीशन को बनाए हुए है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हाँ, अभी हम लोग ये देखे हैं कि विश्व में जो है कि भारत की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे भाई कि और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से आगे हैं
उस क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भाई सबसे पहले नंबर पे आता है रशिया। ये जो है रशिया, ये रसिया जो है मेरे भाई, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। किस मामले में फर्स्ट नंबर पे है ये? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कौन है भाई? रशिया का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मेरे भाई, यहाँ पे ये है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है कनाडा। कनाडा आता है दूसरे नंबर पे। और थर्ड पोजीशन आता है मेरे भाई चाइना का। तीसरा पोजीशन है चाइना का। और इसके साथ जो चौथा अपना देश है चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पांचवा नंबर जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है ब्राजील। पांचवें नंबर पे है अपना ब्राजील। और छठे स्थान पे जिसका स्थान आता है वो है छठे नंबर पे। 5 के बाद ये 6 नंबर आ गया। छठे नंबर पे छठे स्थान पे जिसका नंबर आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। और लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पीसीएस में आता है, ये पूछता है कि भाई 7 नंबर तक ये तो सबको पता है, लेकिन 8वें नंबर पे एक कौन सा देश आता है? कहने का मतलब ये है कि भारत के बाद कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? तो भाई उसके बाद आता है अपना अर्जेंटीना का नंबर आता है, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। सॉरी 7वां नहीं, सॉरी, ये 8वें नंबर का देश है। 7वें नंबर का नहीं, ये 8वें नंबर का, ये 8वें नंबर का देश है भाई, ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है। भारत के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यही है 8वां नंबर। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता है। अब और आगे चलते हैं, देखते हैं भारत की सीमाएं किससे किससे लगी है, किधर किधर पे। जैसे कि उत्तर की दिशा में आप देखेंगे तो भाई उत्तर की दिशा में क्या है, इस मैप से आप समझ सकते हैं। भारत के उत्तर की दिशा में क्या है, ये हिमालय पर्वत है। अब इस सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, बाद में हिमालय के बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे। जब भूगोल पूरा पढ़ेंगे तो हिमालय के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। हिमालय के कितने लेयर है, हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है, ये सब जितनी भी जानकारी है, एवरीथिंग सभी कुछ पढ़ना है भूगोल में हम लोग को। और अब देखिए भाई, उत्तर में क्या है मेरे भाई, हिमालय पर्वत है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पे देखिए ये हिंद महासागर है। श्रीलंका के बगल में आसपास का जो एरिया है भाई, ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी है अपने पूर्व की तरफ। और पश्चिम की तरफ क्या है मेरे भाई, अरब सागर है। पश्चिम की तरफ अरब सागर स्थित है। ये भारत की सीमाएं इससे लगी हुई हैं। अब भाई और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और हाँ, एक चीज और, अब मतलब समुद्री सीमाएं ये हो गई। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई समुद्री सीमाएं और ये पर्वतीय सीमाएं हो गई। अब देखेंगे देश कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इससे लगे हैं। उत्तर में कौन कौन से देश हैं, इस चीज को देखेंगे। उत्तर में मेरे भाई चीन, नेपाल एंड भूटान, ये 3 देश लगे हुए हैं। और पूर्व में देखेंगे, पूर्व में कौन कौन से देश लगे हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि चीन, नेपाल और भूटान कहाँ है। इस मैप के ऊपर देखिए भाई, ये नेपाल है, ये जो है ये भूटान है। और इसके ऊपर का जो एरिया ये बच रहा है, ये पूरा इधर से ये किसका है, ये चीन का एरिया है। तो मेरे भाई पूर्व में, अब पूर्व की दिशा में देखिए भाई, पूर्व ईस्ट की तरफ कौन कौन से कंट्री लग रहे हैं भारत से। एक आपका बांग्लादेश लग रहा है, और एक ये क्या कौन सा लग रहा है भाई, म्यांमार लग रहा है। बांग्लादेश कौन सा है, ये बीच में है। बांग्लादेश अपने पाकिस्तान से ही अलग हुआ। पहले इसको क्या बोलते थे भाई, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद भारत ने इसको आज़ाद कराया और इसका नाम क्या हो गया भाई, बांग्लादेश रखा गया। और पश्चिम में देखेंगे भाई, एक और कंट्री आता है, सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है भाई पाकिस्तान। और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। भारत से उत्तर पश्चिम में ये एक और कंट्री आता है, अफगानिस्तान है। भारत का मानक समय, अब हम लोग पढ़े देखेंगे भाई, भारत का मानक समय 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की तरफ है। भारत का मानक समय लिया गया है।
भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद और मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इसमें सिर्फ इलाहाबाद ही लिखा है, लेकिन ये जो रेखा गुजरती है इलाहाबाद से भी जाती है, मिर्जापुर से, बहुत सारे शहरों से जाती है, और ये 5 राज्यों से होकर जाती है। ज्यादातर लोग इस चीज को जानते होंगे कि ये 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और भारतीय मानक समय जीएमटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, आईएसटी से 5 घंटा 30 मिनट, सॉरी, जीएमटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जीएमटी का मतलब होता है भाई ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि ग्रीनविच कहाँ पे स्थित है, सबको पता है, इंग्लैंड में स्थित है, जहां से सभी देशों के मानक समय का तुलना किया जाता है। किसी भी देश का, जैसे बोलते हैं भारत का समय क्या है, 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी है। तो भाई ये अभी अभी हम इसको समझाएंगे आप लोगों को कि ये कैसे 5.5 घंटा आता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं भाई, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखते हैं, पहले पहले तो ये देख लें कि भाई ये जो अपना देशांतर रेखा जा रही है 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितने राज्यों से होकर जा रही है, 5 राज्य कौन कौन से हैं जिससे ये होकर जाती है। तो भाई इस मैप से देखो ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ये कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिससे होकर जा रही है। सबसे पहले ये लाइन जब आती है तो भाई ये उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, और ये मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है मेरे भाई उड़ीसा में, उड़ीसा से होते हुए या आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल जाती है। कहने का मतलब ये 5 राज्य कौन कौन से भाई, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद एक और आता है जो आंध्र प्रदेश आता है। तो भाई इन्हीं 5 जो है राज्यों से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, ठीक है। अभी हम लोग जिस स्लाइड पे थे उस स्लाइड पे चलते हैं, वापस से उसी स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड था, हाँ ये तो हो गया, 5 पता चल गया कौन कौन से राज्यों से होकर अपना ये जा रही है पूर्वी देशांतर रेखा। अब पढ़ेंगे मेरे भाई कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमारे देश को कितने भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कल भी मैं पढ़ाया था भाई कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। तो भाई अब कर्क रेखा देख लेते हैं कि 8 ये कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, इसको भी हम लोग मैप से ही देखते हैं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो भाई भारत का मैप हमें यहाँ पे ये मिला हुआ है, तो भाई यहीं पे देख लेता हूँ भाई कि कौन कौन से राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो भाई भारत से ये कर्क रेखा आ रही है, भारत से ये सबसे पहले कहाँ से होकर गुजरती है, ये गुजरात, गुजरात के बाद ये ऊपर आता है भाई, ये गुजरात से होकर जा रही है, गुजरात, और इधर ऊपर आता है भाई मेरे ये राजस्थान। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये सीजी, 60 में लिख देते हैं सीजी, छत्तीसगढ़। इसके बाद ये झारखंड से जाएगी, फिर जाएगा ये पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा, ये मेरे भाई त्रिपुरा, और ये लास्ट जो 8वां है ये मिजोरम, मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ये भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ये देख लीजिए आप, ये कैसे जाएगी भाई, ये ऐसे होते हुए ऐसे ये निकल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों में कंफ्यूज मत होना भाई, ये जो ये मानक समय आया हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये जो है भाई ये लाइन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो ये कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा है भाई, यहाँ लिख लो, ये है मेरे भाई कर्क रेखा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु,
अब भारत के परिचय में कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। यहाँ विविध प्रकार की जलवायु, स्थलीकृत भाषाएं और संस्कृतियां पाई जाती हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति सामाजिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई भारत में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, स्थलाकृतियां पाई जाती, भाषाएं और संस्कृतियां, मतलब कहने का ये कि भारत में अनेक जलवायु पाए जाते हैं। आप देखेंगे भाई हर जगह पे जो है कि तमाम प्रकार के जलवायु भारत में है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं स्थलाकृतियां भी, यहाँ बहुत सारे स्थल है, पहाड़ी एरिया भी है और कहीं कहीं नदियां हैं, स्थल है, पहाड़ क्षेत्र है। और उसके बाद भौगोलिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो भाई एक चीज और यहाँ पे क्लियर करते हैं आपको थोड़ा सा, कि इसमें द्वीप, महाद्वीप, द्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप, इस तीनों का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, इसको सभी लोग समझ ले, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, द्वीप, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं भाई, द्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप, इन तीनों का मतलब समझो। द्वीप का मतलब क्या होता है भाई, इस द्वीप का मतलब क्या होता है, इस महाद्वीप का मतलब क्या होता है, इस उपमहाद्वीप का मतलब क्या। द्वीप का मतलब होता है ऐसा छोटा क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप हैं, ये भारत के ही क्षेत्र है, लेकिन ये चारों तरफ देखेंगे आप, इसको मैप में आप देखिएगा, आज ही देखिएगा, चारों तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन चारों तरफ जल से तो घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन ये छोटा क्षेत्र है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, द्वीप। और महाद्वीप क्या है, कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं भाई, ऐसा क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो, जो जल से चारों तरफ से घिरा हो, उसे बोलते हैं क्या, महाद्वीप। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जितने भी सारे महाद्वीप है देख लो भाई, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये सभी क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये सब क्या है भाई, ये सभी आप देखेंगे कि चारों तरफ से ये जल से घिरे हैं और इनके क्षेत्र भी काफी बड़े हैं, काफी इनका क्षेत्र जो है काफी बड़ा है, आप देखेंगे, इस वजह से ये महाद्वीप है। और उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, उपमहाद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये भारत है, भारत की अवस्थिति अभी आपको मैं दिखाया था, फिर से आप देखिए, अगर ये भारत का मैप आप देखेंगे, अभी शार्ट में मैं बना दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए इधर क्या है मेरे भाई, इधर हिंद महासागर है, इधर क्यों क्या है, हिंद महासागर है, इधर क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में क्या है मेरे भाई, अरब सागर। तो भाई इसकी अवस्थिति क्या है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है कि नहीं है, एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, और एक तरफ क्या है भाई, अरब सागर। कहने का मतलब है भाई ये तीन तरफ जल से घिरी हुई क्षेत्र है। तो भाई इस तीन तरफ जल से घिरे हुए क्षेत्र को भी मैंने क्या बताया है कि ये उपमहाद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा, अब निष्कर्ष देखिए भाई, इसका निष्कर्ष क्या है देखते हैं। भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसकी भौगोलिक स्थिति, विस्तार और सीमाएं इसे विशेष बनाती हैं। यह देश प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसका मतलब समझिए, विविधताओं से भरा हुआ देश का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। आप जैसे कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पहाड़, कहीं कहीं समतल मैदान मिलेगा, कहीं कहीं पठारी क्षेत्र मिलेगा। तो हर एरिया में रहने के लोग अलग अलग, और कहीं और हर जगह की जलवायु में भी अंतर है। आप देखिए जैसे ऊपर की तरफ देखेंगे जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। आप इसे एक मैप के जरिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। जिसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है, और यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, और ये इक्वेटर है। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, भारत की अवस्थिति है जो यहाँ पे कहीं है, मान लीजिए ये अपने भारत की अवस्थिति है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, अभी हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे यहाँ पे कि ये जो एरिया गया है 23.5 डिग्री का, भी पढ़े हैं 23.5 डिग्री पे ये क्या है मेरे भाई, ये कर्क रेखा है, और इधर 23.5 डिग्री पे क्या रहता है भाई, ये इधर पे 23.5 डिग्री पे ये नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। इधर पे क्या है भाई, ये मकर रेखा है, ये क्या है मेरे भाई, ये मकर रेखा है। तो इसके बीच के क्षेत्र को मैंने क्या बताया था, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त जो आता है, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, यहाँ भी 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है ये। तो भाई ये वाला एरिया कौन सा होता है, शीतोष्ण एरिया होता है। अब देखिए भारत की जलवायु में विविधता कैसे पाई जाती है ये समझिए। तो मेरे भाई ये जो शीतोष्ण एरिया है, ये जो एरिया है, सॉरी ये उष्णकटिबंधीय वाला एरिया जो है, ये जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय एरिया है, उष्ण कटिबंधीय, और इधर जो एरिया है ये शीतोष्ण है। तो आप यहाँ पे देखिए भारत की जो स्थिति है ये 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट पे है। तो भाई यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट का जो उष्ण कटिबंधीय एरिया, ये एरिया क्या होता है, काफी गर्म क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल जो होता है काफी गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सीधा सीधा लंबवत पड़ती हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे। तो जब ये लंबवत पड़ती है तो यहाँ से एरिया जो कर्क रेखा से और 8 डिग्री 4 मिनट से 23.5 डिग्री का जो भारत का एरिया है, ये नीचे का जो एरिया है अपना गर्म होता है। कहने का मतलब जो तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, जो ये सब एरिया होता है गर्म होता है। और उसके ऊपर जैसे ही देखेंगे ये शीतोष्ण वाला जो एरिया है 23.5 डिग्री के ऊपर जब जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो ये एरिया थोड़े ठंडे रहते हैं, क्योंकि वो एरिया किस में आता है भाई, यहाँ से आप समझ सकते हैं शीतोष्ण में आता है। और शीतोष्ण में आने का मतलब ये है, तो यहीं से देखिए कलर का भी निर्धारण होता है। तो जो एरिया ज्यादा गर्म है इस एरिया में आप लोगों को देखेंगे साउथ के एरिया में जिनके त्वचा का रंग थोड़ा गहरा होता है, और जिधर के एरिया में थोड़ा शीतोष्ण है, थोड़ी ठंडी है, वहां के लोगों का त्वचा का कलर जो है थोड़ा सा साफ होता है। आप इसे समझ सकते हैं। तो भाई इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि ये भारत का जो अपना ऐसी स्थिति है कि इसमें बहुत सारे विविधताएं पाई जाती हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति, विस्तार और सीमाएं इसको विशेष बनाती है। कहने का मतलब इसकी जो सीमाएं हैं, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है और कहीं पे क्या है समुद्री क्षेत्र है, तो इसकी सीमाएं भी अलग अलग है। यह देश प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध है। कहने का मतलब यहाँ बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले गैस पाई जाती है, और बहुत सारे कोयले पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी क्लास कल चलेगी। धन्यवाद सभी लोगों को, फिर से मिलते हैं पुनः क्लास में। ओके।